अभिनंदन। पॉलिटी की क्लास में हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था विधानमंडल, और विधानमंडल पे परिचर्चा कर चुके थे। 4 लेक्चर अपने ऑलरेडी विधानमंडल पे हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो विधानमंडल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उन सब के बारे में यहाँ से जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में 193 तक पढ़ चुके थे, 193 तक। आज अपन पढ़ेंगे 194। आर्टिकल कौन सा? 194, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। 194 क्या लिखा है 194 में? कल जुर्माने की बात की थी, याद करो। 193 में 194, इसको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ। कब पढ़ा चुका हूँ याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता पढ़ाया था। ठीक है, उस समय मैं इसको पढ़ा भी चुका हूँ। फिर भी वापस बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। विधानमंडल के सदनों, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं के सदनों, इसकी समितियों, इसके सदस्यों, ऐसे लिखते हैं इसमें। विधानमंडल के सदनों ऐसे लिख दिया, विधानमंडल की समितियों, विधानमंडल के सदस्यों, तथा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता के विशेषाधिकारों का उल्लेख है। यह आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें विधानमंडल के सदन, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में केवल विधानसभा ही है, राजस्थान में केवल क्या है? विधानसभा है। तो देखो, विधानसभा की समितियां, विधानसभा में समितियां होती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं एमएलए। विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एमएलए, विधायक। विधायकों के और किसके? महाधिवक्ता के क्या लिखे हुए हैं? विशेषाधिकारों का उल्लेख है। इनके विशेषाधिकारों, उनके छूट, उनकी उन्मुक्तियों, इन सब का उल्लेख है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक बोलते हैं। विधायकों के विशेषाधिकार किसमें? तो विधायकों के विशेषाधिकार 194 में। महाधिवक्ता के विशेषाधिकार किसमें? 194 में। विधानमंडल की जो समितियां होती है और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान होते हैं। ठीक है, उनका उल्लेख इसमें 194 में। तो इन चारों बातों का उल्लेख विधानमंडल के, भले वो सदन हो, चाहे उनकी समितियां हो, चाहे उसके सदस्य हो, और महाधिवक्ता, इन सब के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में? 194 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या आप देखिए, बात कर लेते हैं एमएलए को क्या विशेषाधिकार होते हैं, विधानसभा के सदस्य को क्या विशेषाधिकार होते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों की विशेषाधिकार की बात करें तो लिखा होता है, देखिए विधानसभा के सदस्य को, एमएलए को, सदन की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, ये एमएलए के पावर है, एमएलए के विशेषाधिकार हैं। ठीक है, कि सदन यानी विधानसभा जो निम्न सदन है, सदन की कार्रवाई यानी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, 40 दिन पहले तब फिर कार्रवाई चलेगी और 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाता। आपराधिक मामलों में कर सकते हैं, लेकिन सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये उनके क्या है? विशेषाधिकार है। और क्या विशेषाधिकार है एमएलए को? मान लीजिए एमएलए को किसी मामले में कोर्ट में गवाही देनी है, तो जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है तो सदन की कार्रवाई के दौरान, ठीक है, वो गवाही देने के लिए मना कर सकता है, न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, वो जब सदन की कार्रवाई चलेगी तो सदन में भाग लेगा, उसे गवाही देने के लिए उपस्थित होने की कोई जरूरी नहीं है। सिविल का मतलब होता है
दीवानी मामले, जिसमें रुपए पैसों का मामला होता है, उसको बोलते हैं सिविल या दीवानी मामले। और एक होता है आपराधिक मामला, जिसको बोलते हैं फौजदारी मामला। वो आपको होता है किसी आपको होता है मर्डर, हत्या, इन मामलों से संबंधित होता है, उसको बोलते हैं फौजदारी या आपराधिक मामला। दो मत है, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। दीवानी को सिविल बोलते हैं जो रुपए पैसों से संबंधित होता है, और आपराधिक को फौजदारी बोलते हैं। तो क्या क्या एमएलए के विशेष अधिकार पूछ सकें? विधायकों के विशेष अधिकार किसमें? देखो कई बार विधायक होते हैं वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। आप और हम लोग बोल देते हैं तो दूसरे दिन सेंट्रल जेल मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? उनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं। क्या होते हैं? विशेषाधिकार होते हैं। तो क्या होते हैं? सदन की कार्यवाही। क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं? सदन की कार्यवाही शुरू होने के 40 दिन पूर्व, शुरू होने से 40 दिन पूर्व, सदन की कार्यवाही शुरू होने के 40 दिन पूर्व तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद, होने के 40 दिन बाद, 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल मामलों में, सिविल का मतलब दीवानी मामलों में। सिविल मामलों में, दीवानी मामलों में। ये छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। ये छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। मामलों में नहीं है। छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। ये छूट केवल सिविल मामलों में है, आपराधिक मामलों में नहीं है। तो देखिए, मैंने कहा विधायक होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार होते हैं। क्या विशेषाधिकार है? कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं किया सकता सिविल मामलों में। हाँ, आपराधिक मामलों में ये छूट नहीं है। तो ये उनको क्या हो गया? विशेषाधिकार हो गया। ठीक है। और क्या विशेषाधिकार है? जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है, जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है, जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है, तब ये न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। तब ये न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी उनको विशेषाधिकार है। जब सदन की कार्रवाई चलिए तो ये सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे, पहले न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। और एक और बात हो, तो यदि मान को सदन की कार्रवाई चल रही है और किसी एमएलए को गिरफ्तार करना है, ठीक है, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष परमिशन देंगे तभी उस एमएलए को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा सकती है, अदरवाइज नहीं ले जा सकती। ये भी उसके क्या बताओ? विशेषाधिकार है। तो जिस प्रकार एमएलए को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार महाधिवक्ता को भी क्या होते हैं? कुछ विशेषाधिकार होते हैं। सेम ही विशेषाधिकार महाधिवक्ता को भी होते हैं। तो महाधिवक्ता के और एमएलए के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में? 194 में। और विधानमंडल के सदन होते हैं, निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद, तो इनको भी विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है। तो विधानमंडल के सदनों को भी विशेषाधिकार होते हैं। विधानमंडल के सदनों को विशेषाधिकार, सदनों को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार विशेषाधिकार संसद के समान होते हैं। संसद के विशेषाधिकारों के समान होते हैं। संसद के विशेषाधिकारों के समान होते हैं।
के समान होते हैं। यानी विधानमंडल के सदनों को जो विशेषाधिकार होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे संसद के विशेषाधिकार होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद को जो विशेषाधिकार होते हैं वही विधानमंडल के विशेषाधिकार होते हैं। तो विधानमंडल को संसद के समान ही विशेषाधिकार मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर दंड दे सकता है। जो विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दंड दे सकता है। यदि कोई विधानमंडल के विशेषाधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। यानी विधानमंडल को अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का पावर भी है, ठीक है। और विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या होंगे ये खुद विधानमंडल ही तय करता है। सबसे अच्छी बात, किसी विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या होंगे ये खुद विधानमंडल ही तय करता है, इसमें न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। विधानमंडल के विशेषाधिकारों का निर्णय कि इसके कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, तो विधानमंडल के विशेषाधिकारों का निर्णय कि विधानमंडल के कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, तो विधान के विशेषाधिकारों का निर्णय स्वयं विधानमंडल करता है। इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसमें जो न्यायपालिका है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इसमें न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो विधानमंडल के विशेषाधिकारों का निर्णय स्वयं विधानमंडल ही करता है। उसकी क्या क्या विशेषाधिकारी खुद ही डिसाइड करता है, ठीक है। न्यायपालिका इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, सबसे अच्छी बात हो क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन ये बनेगा कि विधानसभा के सदस्यों के या विधायकों के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में, 194 में। महाधिवक्ता के विशेषाधिकार भी किसमें, 194 में। विधानमंडल का जो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, विधानमंडल के सदनों के खुद के अपने विशेषाधिकार होते हैं, उनकी समितियों के विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है। और विधायकों के क्या विशेषाधिकार है कि कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया सकता, ठीक है। सिविल मामलों में ये उनको छूट है, आपराधिक मामलों में ये छूट है नहीं है। साथ ही और क्या है, ठीक है, सदन की कार्रवाई चल रही है तो वो न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित नहीं होंगे, ठीक है। और जब उनको गिरफ्तार, यदि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तार करना है तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। और आपसे कोई पूछेंगे विधानमंडल को जो विशेषाधिकार होते हैं वो आपको होता है, ठीक है। विधानमंडल को जो विशेषाधिकार होते हैं वो संसद के विशेषाधिकारों के समान होते हैं। और जो विधायकों को विशेषाधिकार होते हैं वही महाधिवक्ता को होते हैं। वही किसको होते हैं, महाधिवक्ता को होते हैं, ठीक है। और विधानमंडल अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को दंड दे सकता है। और विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या होंगे ये खुद विधानमंडल ही तय करता है, ये खुद विधानमंडल ही तय करता है। तो नेक्स्ट ये था आर्टिकल 194। उसके बाद कर लेते हैं 195। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें वेतन भत्तों की बात की जाती है। किसके बताओ, 195। इसमें क्या लिखा बताओ, वेतन भत्ते। किसके वेतन भत्ते, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्य, और विधानसभा के सदस्य कौन है बताओ, एमएलए और एमपी। इसमें क्या लिखे 195 में, इसमें विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। याद करो मैंने बताया था विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते किसमें, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते किसमें। देखते हैं कितना याद है आपको। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है ये आपको बताना है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, और ये विधानसभा के सदस्यों के, और विधानसभा का सदस्य कौन होता है, एमएलए होता है। कौन होता है, एमएलए। 180 नहीं है, और कोई बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल नैना जी, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल करेक्ट है। 87 नहीं है, 87 नहीं है, 186 बिल्कुल सही बताया। साइना मुंडेल बिल्कुल सही है। अमरचंद जी बिल्कुल सही कह रहा आप, 186, 188 नहीं है।
186। बिल्कुल सही करे कमल, बिल्कुल सही है आपका आंसर, 186 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद करो 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, पद था। 179 में पद रिक्त कैसे हो सकता है। 180 में पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालेगा। 181 में निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 181 हो गया। 182 विधान परिषद के सभापति उपसभापति का पद रिक्त कैसे हो सकता है। 183, ठीक है। 184 में क्या था, ठीक है, कि बताओ कार्यभार कौन संभालेगा। 186 में निर्णायक मत का, 185 में निर्णायक मत का प्रयोग, ठीक है, और 186 में, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इनके वेतन बताते हैं 186, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो उसमें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन बताए और यहाँ एमएलए के वेतन बताएं। किसके बताओ, एमएलए के। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, विधायक, एमएलए। इसमें विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, एमएलए के वेतन भत्तों का उल्लेख है, वेतन भत्तों का उल्लेख है। बताओ विधानसभा के अध्यक्ष को वेतन कितना मिलता है और उपाध्यक्ष को कितना मिलता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको वेतन कितना मिलता है, जल्दी से बताओ देखें। और तब तक मैं बात करता हूँ एमएलए के वेतन भत्तों का उल्लेख है। तो एमएलए के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण कौन करता है कि इनको कितना वेतन भत्ते मिलेंगे, तो खुद राज्य का विधानमंडल ही करता है। ये खुद ही तय करते हैं, एमएलए ही आपको विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर देते हैं। ये खुद ही तय करते हैं कि इनको कितना इनका बढ़ाना होता है, ये खुद ही बढ़ा लेते हैं। और जब वेतन भत्ते बढ़ाते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष बोल ही जाते हैं, कौन से सत्ता पक्ष में कौन से विपक्ष में, कोई विरोध नहीं करता, सब ध्वनिमत से पारित कर देते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 70,000 अध्यक्ष का, 70,000 और उपाध्यक्ष का कितना है, 65,000। ये आपको ध्यान रखना है। तो बताओ एमएलए के वेतन भत्तों का निदान कौन करता है, तो राज्य का विधानमंडल करता है, राज्य विधानमंडल द्वारा। इसके वेतन भत्तों का निदान करता है राज्य विधानमंडल द्वारा। एमएलए को वेतन कितना मिलता है, 40,000 रुपये। एमएलए को वेतन कितना मिलता है, 40,000 रुपये। तो ये ध्यान रखना, एमएलए को वेतन कितना मिलता है, 40,000 रुपये मिलते हैं। एमएलए को कितने मिलते हैं, 40,000 रुपये मिलते हैं। एमएलए का ध्यान रखना, एमएलए कितने मिलते हैं, 40,000 रुपये। और उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है 195 में। और ये राज्य विधानमंडल, इसके वेतन भत्तों का निदान कौन करता है, राज्य का विधानमंडल करता है। ये तो सामान्य चीज़ है, एमएलए को कितना वेतन मिलता है ये पता होना चाहिए। आर्टिकल याद होगा या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है 196, 195 के बाद क्या बता, 196, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि मुझे बताओ विधानसभा भंग होती है या विधान परिषद भंग होती है, दोनों में से भंग कौन होता है, विधानसभा भंग होती है या विधान परिषद भंग होती है, कौन भंग होता है। तो विधानसभा तो आपको पता है अस्थायी सदन है, टेम्परेरी हाउस है, तो विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल से पहले विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। चलो मैं आपको पूछ लेता हूं, देखें कितना याद रहा आपको। ठीक है, कितना याद रहा। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, विधानसभा भंग होती है, कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, देखते हैं ये आंसर कौन बताता है। देखते कितना याद रहा आपको कि विधानसभा भंग हो सकती है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये बात किस आर्टिकल में लिखी है। नैना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नैना का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। 174 साइना, सुनीता बिल्कुल सही कह रहे हैं, 174, बहुत अच्छा। ठीक है, 174 में मैंने 3 बातें बताई थी, क्या कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, राज्यपाल विधानसभा का सत्र समाप्त कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ये तीनों बातें 174 में, किसमें, कमल बिल्कुल सही करें 174 में। तो पिछला याद भी कर लिया करो, ठीक है, पिछला पढ़ भी लिया करो, ठीक है, रिवीजन कर लिया करो। 196 में क्या लिखा है, अब देखो विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। ठीक है, तो विधानसभा भंग होने पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो उस विधेयक पर, ये कोई विधानसभा में पेंडिंग चल रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, ये एक विधेयक है, विधेयक कच्चा प्रारूप होता है। यदि मंत्री लेके आता तो सरकारी विधेयक है, और मंत्री के अलावा कोई यदि विधायक लेके आता है तो वो गैर सरकारी विधेयक है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। मैंने अच्छे से पढ़ाया आर्टिकल 200 में, राज्यपाल के समय। जब मंत्री लेके आता है या मुख्यमंत्री लेके आता है तो सरकारी विधेयक है, और अन्य लेके आते हैं विधायक तो गैर सरकारी विधेयक है। विधेयक कच्चा प्रारूप होता है। अब देखिए, ये होती है आपकी विधानसभा और ये विधान परिषद है। सभी राज्यों में नहीं है, 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है।
ठीक है। और बाकी अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है, विधानसभा। यदि कोई विधेयक विधानसभा में लाया जाए और विधानसभा से पारित होकर राजस्थान में सीधा ही कहाँ जाता है, राज्यपाल के पास आता है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, तो ये विधानसभा से पारित होकर कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास आएगा, ठीक है। यदि कोई विधेयक विधानसभा में रखा गया, कहाँ रखा गया, विधानसभा में, और विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा क्या होगी, भंग को बोलते हैं विघटित, भंग को क्या बोलते हैं, विघटित होगी। यदि विधानसभा भंग हो गई तो बताओ उस विधेयक पे क्या प्रभाव, कोई विधेयक है वो विधानसभा में लाया गया, विधानसभा में अभी उस पर पेंडिंग चल रहा है, विधानसभा में उस पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, विधानसभा में वो पेंडिंग चल रहा है, पारित नहीं हुआ है, विधानसभा ने पारित करके राज्यपाल के पास नहीं भेजा है, वो अभी विधानसभा में ही है, और उसी दौरान विधानसभा भंग हो जाती है, ठीक है, उसी दौरान विधानसभा भंग हो जाती है। तो उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दो कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये, और एक तो होता भंग होना और एक होता सत्र समाप्त होना। एक तो विधानसभा भंग हो जाती है, भंग होते ही वापस चुनाव होते हैं, विधानसभा भंग हो गई तो नए सिरे से चुनाव होता है। एक होता है विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाना, विधानसभा के साल में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। मान लीजिए सत्र चल रहा है, मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, कौन सा चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, और सत्र समाप्त हो गया तो उस विधेयक पर क्या पड़े, मान लीजिए कोई विधेयक लाया, कौन से सत्र में लाए, बजट सत्र में, बजट सत्र समाप्त हो गया तो बताओ उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दो अलग अलग चीजें। मान लीजिए ये विधानसभा भंग हो गई, ये विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग होती इसमें जितने भी पेंडिंग विधेयक थे वो सब समाप्त हो गए, क्यों, ये विधानसभा भंग हो गई, अभी 15वीं विधानसभा है, ये भंग हो गई तो नई आएगी 16वीं विधानसभा, चुनाव हो गए, नई 16वीं विधानसभा आएगी, फिर नए सिरे से सब काम होगा, ठीक है, नए सिरे से सब काम होगा। तो यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो उसमें जितने भी पेंडिंग विधेयक है, लंबित विधेयक है, विचाराधीन विधेयक है, वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, समाप्त, क्योंकि अभी 15वीं विधानसभा चल रही है, इसमें कांग्रेस विधेयक लेके आती है, और ये 15वीं विधानसभा भंग हो गई तो नई कौन सी नए चुनाव होंगे, नई विधानसभा आएगी, हो सकता है नई सरकार बने, तो नई विधानसभा आएगी 16वीं, तो उसमें आपको पता नए सिरे से सारे विधेयक आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही विधानसभा भंग होती है, विघटित होती है, सारे इसमें जितने भी पेंडिंग विधेयक है वो सब समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने पर यानी भंग होने पर सारे विधेयक क्या हो जाते हैं, समाप्त। ये तो होगी भंग होने पर। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए अभी बजट सत्र चल रहा है, साथ में 3 सत्र होते हैं, अभी 15वीं विधानसभा चल रही, 15वीं विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, कौन सा चला, बजट सत्र, बजट सत्र में कोई विधेयक लाया गया, बजट सत्र में कोई विधेयक लाया, वो बजट सत्र में पारित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला जब शीतकालीन सत्र आएगा, मानसून सत्र आ जाएगा, तब पारित हो जाएगा। विधानसभा तो यही है, 15वीं विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा के बजट सत्र में कोई विधेयक लाया, बजट सत्र में पारित नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले मानसून सत्र में पारित हो जाएगा, अगले शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। यही तो विधानसभा, 15वीं तो विधानसभा थोड़ी चेंज हो रही है, सत्र ही तो चेंज हो रहा है, इस सत्र में पारित नहीं हुआ, अगले में पारित हो जाएगा, अगले में नहीं। तो भाई आप मान लीजिए मंथली एग्जाम में पास नहीं हुए, ठीक है, तो मंथली में नहीं हुए तो बताओ द्विवार्षिक आप मंथली में पास नहीं हुए तो 6 महीने वाले एग्जाम में पास हो जाएंगे, हाफ ईयरली में पास नहीं हुए तो प्री बोर्ड में पास हो जाएंगे, प्री बोर्ड में नहीं होंगे तो बताओ फाइनल एग्जाम पास नहीं, कहीं तो हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो बजट सत्र में पारित नहीं हुआ तो मानसून सत्र में हो जाएगा, मानसून है तो शीतकालीन सत्र में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विधानसभा तो यही है, ठीक है, लेकिन पूरी विधानसभा ही भंग हो गई तो फिर वो उस विधेयक वही समाप्त हो जाएंगे। विधानसभा भंग होने का मतलब उसमें सारे विधेयक समाप्त हो गए, अब तो नई विधानसभा आएगी, नए विधेयक आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ऐसे लिखो देखें कि विधानसभा भंग होने पर विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ता है और विधानसभा का सत्र समाप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। विधानसभा यदि भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए तो उसमें सारे के सारे विधेयक हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर तो नई विधानसभा आएगी, ठीक है, और नए विधेयक आएंगे, ठीक है। विधानसभा के भंग होने पर, भंग को बोलते हैं विघटित, विधानसभा के भंग होने पर उसमें लंबित, उसमें मतलब विधानसभा में, उसमें लंबित को बोलते हैं पेंडिंग, लंबित बोल दो, विचाराधीन बोल दो, जो पारित नहीं हुए हैं अभी पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें पेंडिंग समस्त विधेयक समाप्त हो जाते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो एक और उदाहरण दे दूं, एक उदाहरण देता हूं, यदि समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण देता हूं। यदि मेरे में, आप में से कई लोग, किसी ने मुझे 10 लाख रुपए दे रखे हैं, किसी ने 20 लाख दे रखे हैं, किसी ने 30 लाख दे रखे हैं, किसी ने 40 लाख रुपए दे, मेरे को 1 करोड़ रुपए आप लोगों ने दे रखे हैं। यदि मेरी डेथ हो जाए तो आपके 1 करोड़ रुपए गए,
आपके 1 करोड़ रुपए गए, क्योंकि मुझे दे रखे थे, मैं ही चला गया तो आपके रुपए भी चले गए। ये है, बताओ भंग होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि मैं विधानसभा हूं और यदि सारे पेंडिंग चल रहे हैं मेरे में, ठीक है, तो यदि विधानसभा ही भंग हो गई तो उन विधेयकों का क्या अस्तित्व है, वही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो विधानसभा के भंग होने के साथ ही, विधानसभा के भंग होने के साथ ही उसमें सारे के सारे जो विधेयक हैं, ठीक है, सारे के सारे विधेयक है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने कहा आपको, चलो जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है, यदि मान लीजिए आपने मुझे पैसे दिए, किसी ने, आपने मुझे, सबने 2-2 महीने के लिए पैसे दिए, तो मैंने कहा मैं आपके 2 महीने में, आपके 2 महीने पूरे हो गए, मैं आपके लौटा नहीं पाया, तो मैं कह दूंगा अगले 2 महीने में दे दूंगा। ठीक है, अगले 2 महीने में नहीं लौटा पाया तो अगले 2 महीने में दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपके पैसे वापस आ जाएंगे। यह है सत्र समाप्त होना। बजट सत्र में पारित नहीं हुआ तो कोई नहीं, मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। मानसून सत्र में पारित नहीं होगा तो कोई नहीं, आपको तो शीतकालीन सत्र में पारित तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो सत्र समाप्त होने पर, यदि सत्र समाप्त, एक सत्र समाप्त होता, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र समाप्त होने पर उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि सत्र समाप्त होता है तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि विधानसभा का सत्रावसान होता है, विधानसभा का सत्रावसान, सत्रावसान तो जानते ना, सत्र समाप्त होना। सत्रावसान का क्या बोलते बताओ? आपके बच्चों से ले लेंगे सर, पैसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए वो अलग बात है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। चलिए, और कहने से कुछ नहीं होता, ये कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, मैं इसमें नहीं मानता कि कुछ कहने से कुछ हो जाएगा। ठीक है, कि आपके भूत प्रेत लग जाएंगे तो लग जाएं, ठीक है, आपके ये लग जाएगा तो लग जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, यदि विधानसभा का सत्रावसान, यदि विधानसभा का सत्रावसान हो जाए तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लंबित विधेयकों पर, लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लंबित विधेयक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, तो हमने 2 बातें की यहां पर कि यदि विधानसभा भंग हो जाए तो उसमें जो पेंडिंग चल रहे हैं उनका क्या होगा। विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई तो उसमें पेंडिंग विधेयक है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त। लेकिन यदि विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ, केवल क्या सत्र समाप्त हुआ है, सत्र समाप्त हुआ, सत्रावसान का मतलब क्या? सत्र समाप्त। जैसे बजट सत्र समाप्त हो गया, मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन, यदि सत्र समाप्त हो जाए तो एक सत्र ही तो समाप्त हुआ है, तो फिर उस लंबित विधेयक पर, पेंडिंग विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सत्र समाप्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि विधानसभा ही भंग हो जाए समाप्त हो जाते हैं, विधेयक क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये बात कहां है? 196 में। नेक्स्ट आर्टिकल आपका 197, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको बोलते हैं साधारण विधेयक। अलग अलग विधेयक होता है, जैसे साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो आपसे एक क्वेश्चन बताओ, कौन सा ऐसा विधेयक है जो राज्य के विधानमंडल में नहीं रखा जाता, यानी विधानसभा में नहीं रखा जाता? ठीक है, विधानसभा के पास उससे लेके कोई पावर नहीं है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, या कौन सा विधेयक है जो राज्य विधानमंडल में नहीं रखा जाता? राज्य विधानमंडल के बारे में उससे रिलेटेड कोई पावर ही नहीं है। अमृत कौर जी, धन विधेयक तो विधानमंडल में तो रखा जाता है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो धन विधेयक को तो विधानसभा में रखा जाता है, फिर विधान परिषद में आता है वो। ठीक है, तो मैंने विधानसभा विधान परिषद नहीं पूछा था, विधानमंडल के बारे में पूछा था कि पूरे विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, तो दोनों को कोई पावर नहीं है। तो वो कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। बिल्कुल सही कहा, तो बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ऐसा है, संविधान में संशोधन करने का काम केवल संसद का है, राज्य को कोई पावर नहीं है। तो राज्य के विधानमंडल के पास संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाए, संविधान संशोधन का काम, संविधान में संशोधन करने का काम संसद करती है, तो ये पावर संसद के पास है, राज्य के विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं है। तो कौन सा विधेयक है जो राज्य के विधानमंडल से संबंधित नहीं है? धन विधेयक,
वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो आपका आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। केशव जी, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता, ठीक है। शायद ऑफलाइन स्टूडेंट जानते हैं मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है। बुरा किस बात का, ठीक है। विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मैं खुद देता हूँ, आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 19(1)A, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19(1)A में लिखी है। तो आप विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे 197, कौन से बताओ, 197, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था, ठीक है, कि एक विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, उसको लेकर राज्य विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं होता। तो 197 में कौन सा विधेयक है, जैसे अब 3 विधेयक और बचे, संविधान संशोधन विधेयक, वो संसद के पास पावर है, राज्य के पास इसमें कोई पावर नहीं है। तो अब कितने बचे, 3 बचे। कौन कौन से बचे, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, ये 3 बचे हैं। तो साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में, तो 197 में आपका क्या है, साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक में उसकी प्रक्रिया का उल्लेख, साधारण विधेयक में उसकी प्रक्रिया का उल्लेख, साधारण विधेयक और उसकी प्रक्रिया का क्या बताओ, उल्लेख है। किसमें बताओ, 197 में। चलिए, तो साधारण विधेयक और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख क्लियर हो गया। अब देखिए साधारण विधेयक की क्या प्रोसेस है, तो बताओ पहले विधेयक लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, विधेयक, विधेयक लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, विधेयक, ठीक है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक भी होता है और गैर सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। कैशव जी, आप इतना सीरियस ना हुआ करो, तो क्लास है, क्लास में चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये बात की थी कि 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। मंत्री को लेके आता है तो वो सरकारी, मंत्री सरकार का काम करता है, ठीक है। मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर सरकार बनती है, तो मंत्री लेके आता है तो सरकारी विधेयक है। और मंत्री के अलावा कोई लेके आता है, ठीक है, जो मंत्री नहीं है, केवल विधायक है, तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें साधारण विधेयक। तो बताओ राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल। कौन सी बताओ, विधानमंडल। और विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। किस किस से, विधानसभा से, विधान परिषद से, और मैं इसमें एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे जो सब स्टूडेंट गलत करेंगे, 99% गलत करेंगे, ये मैं इतना आश्वस्त हूं। कौन सा क्वेश्चन अभी आएगा आपके सामने, और राज्यपाल। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 अंग होते हैं, ये 3 अंग होते हैं। किसके, विधानमंडल के। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं विधानमंडल। अब हम कौन सा विधेयक की बात करें, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। तो पहला क्वेश्चन ये साधारण विधेयक है, ये जो साधारण विधेयक है ये किस में लाया जाता है, ये विधानसभा में रखा जाता है या विधान परिषद में रखा जाता है। सबसे पहले किस में रखा जाता है, साधारण विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में रखते हैं या विधान परिषद में रखते हैं, या दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो ये जो साधारण विधेयक है इसको आप चाहे तो विधानसभा में भी रख सकते हैं और इसको चाहे तो आप विधान परिषद में रखते हैं। विधान परिषद का जिन राज्यों में है, राजस्थान में तो है ही नहीं, तो राजस्थान में तो विधानसभा में रखेंगे, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उनको भी मैं साथ शामिल करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो जिन राज्यों में दोनों सदन है तो दोनों में से किसी में भी रख सकते हो आप। तो साधारण विधेयक को आप विधानसभा में भी रख सकते हो और विधान परिषद में भी रख सकते हो, दोनों में से आप किसी भी सदन में रख सकते हो। जैसे केंद्र में साधारण विधेयक को आप लोकसभा में भी रख सकते हो, राज्यसभा में भी रख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ साधारण विधेयक को विधानसभा में भी रख सकते हैं और विधान परिषद में भी रख सकते हैं, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए इसको विधानसभा में रख दिया, मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ। मान लीजिए इसको कहाँ रख दिया बताओ, विधानसभा में रख दिया। कहाँ रख दिया बताओ, इसको विधानसभा में रखा। कहाँ, विधानसभा। तो विधानसभा से ये पारित, विधानसभा में रखा तो विधानसभा से पारित होकर कहाँ जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। लेकिन किस बहुमत से पारित होगा, सिंपल मेजोरिटी। नाम है साधारण बहुमत, तो ये साधारण बहुमत से पारित होगा। साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से 50% लोग यस कर देंगे तो पारित हो जाएगा। तो ये विधानसभा से पारित होकर कहाँ जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। कहाँ जाएगा, विधान परिषद में। और यदि विधान परिषद उसे अस्वीकार कर दे, विधानसभा परिषद उसको अस्वीकार कर दे, यानी पारित करने से मना कर दे, पारित करने से क्या मना कर सकती है। यदि विधान परिषद उसको अस्वीकार कर दे, ठीक है, यानी पारित करने से मना कर दे, पारित करने से मना कर दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा, यदि विधान परिषद ने अस्वीकार कर दिया, उसको पारित करने से मना कर दिया, तो ये वापस लौटकर
विधानसभा में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात, वापस लौट के कहाँ जाएगा, विधानसभा में आ जाएगा। कितना बताओ, विधानसभा में, ठीक है। और मान लीजिए अस्वीकार भी कर सकती है, और यदि आपसे पूछेंगे 3 माह तक इसको रोक के भी रख सकती है। यदि विधान परिषद के पास टाइम है, या तो वो 3 माह में पारित कर दे, यदि पारित नहीं करती 3 माह में तो वो अस्वीकार मान लिया जाएगा, और यदि अस्वीकार कर देती है, ठीक है, तो वापस कहाँ जाएगा, वापस ये विधानसभा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, विधानसभा में। अब विधानसभा वापस भेजेगी, अब ध्यान रखना, अब विधानसभा इसको वापस भेजेगी। विधानसभा वापस संशोधन करके, इसको किस बात की आपत्ति है, या तो वो संशोधन करेगी विधानसभा, संशोधन सहित या संशोधन रहित, संशोधन करके या बिना संशोधन एज इट इज वापस भेजेगी किसके पास, विधान परिषद के पास। विधान परिषद के पास जब वापस गया तो ये 1 महीने तक और रोक सकती है। कितने महीने तक, 1 महीने तक और रख सकती है, 1 महीने तक और रख सकती है। पहली बार जब आया तो 3 महीने तक रोक के रखा इसने, ठीक है। दूसरी बार आया जब 1 महीने तक और रोक लिया, टोटल कितने महीने बताओ, 4 माह तक रोक लिया। कितने माह तक, 4 माह तक रोक लिया। अब क्या करेगा, ठीक है, दूसरी बार आया तो 1 महीने तक रोक लिया, 1 महीने में भी पारित नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ये पारित हो जाएगा, सौते पारित मान लिया जाएगा। सौते, पहली बार ये 3 महीने रोक सकती है, दूसरी बार में 1 महीना और रोक लिया, टोटल कितने, 4 महीने रोक लिए। 4 महीने में भी पारित नहीं किया तो ऑटोमेटिक ये पारित मान लिया जाएगा, ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा, और फिर ये जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल इसे मंजूरी देगा तो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून। मेरा एक क्वेश्चन है, यही इसी की जगह में लोकसभा और राज्यसभा मानूं, लोकसभा और राज्यसभा मानूं, तो साधारण विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा उसे अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम, इसको मैं लोकसभा लिख देता हूं, इसको लोकसभा लिख देता हूं, इसको राज्यसभा। तो साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, जल्दी से बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने माह तक, 6 माह तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अनीता, ठीक है, नैना, साइना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 6 माह तक रोक सकती है। लेकिन यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था उसका आंसर मैंने खुद ने दे दिया। यहाँ क्या है वो सुनो। अब बताओ, साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है। देखो अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, यहाँ 4 माह है। राज्यसभा अधिकतम कितने माह तक रोकती है, 6 माह तक। लेकिन विधान परिषद यहाँ कितने बताओ, 4 माह तक रोक सकती है। ये दोनों में डिफरेंस है, यही लोग वहां गलती करते हैं। रटा हुआ रहता है 6 महीने, और वहां क्वेश्चन आता है साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने माह तक रोकती है, तो आंसर 4 माह होना चाहिए, 6 माह नहीं। हाँ, राज्यसभा पूछे, राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन विधान परिषद पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह, टोटल कितने, 4 माह तक रोक सकती है। और 4 माह बाद सौते पारित हो जाता है, ठीक है। 4 माह बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाता है, सौते पारित। इसलिए संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राज्यपाल के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर नहीं है, क्यों बुलाने की जरूरत नहीं है। 4 महीने बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। इसलिए संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साधारण विधेयक को लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा 6 माह तक भी पारित नहीं करती है तो राष्ट्रपति फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। 6 माह तक पारित नहीं करती है तो ये लौट के लोकसभा में नहीं आता है। यदि राज्यसभा 6 माह में पारित नहीं करती है तो यह रद्द हो जाता है, और फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। क्योंकि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, 6 महीने तक भी पारित नहीं किया, 6 महीने बाद वो रद्द हो गया, ठीक है। कितना कितना रोक सकती है, एक साथ ही 6 महीने रोक सकती है राज्यसभा। मैंने कहा ना, विधानसभा ने पारित किया, विधान परिषद के पास गया, 3 महीने में पारित नहीं किया तो वापस विधानसभा में आ जाता है। लेकिन लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा यदि उसे पारित नहीं करती है तो वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता, वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। 6 महीने का टाइम है, पारित कर दे, नहीं तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और जब यहां पे समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। क्यों, दोनों सदनों में टकराव हो गया, मतभेद हो गया। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, दोनों सदनों में टकराव हो गया। क्यों, 6 महीने बाद भी वो पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ तो कानून कैसे बनेगा, फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर है, लेकिन राज्यपाल के पास पावर नहीं है। क्यों नहीं है यह भी समझ लो, क्योंकि विधानसभा ने पारित किया, विधान परिषद ने पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीने, टोटल कितने, 4 महीने रोका। 4 महीने बाद देखो ऑटोमेटिक पारित हो गया, 4 महीने बाद ऑटोमेटिक ही पारित हो गया, तो राज्यपाल को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि 4 महीने बाद ये पारित हो जाता है। वहां 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो वहां संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता है। या 4 महीने बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद राज्यपाल को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, कि साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तो रोकती है और विधान परिषद 4 महीने तो रोकती है,
ठीक है, 4 महीने बाद ये पारित हो जाता है, वहाँ 6 महीने बाद रद्द हो जाता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर रखता है, राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर नहीं रखता है। कभी पूछना किसी से कि राज्यपाल के पास ये पावर क्यों नहीं है संयुक्त अधिवेशन, मैंने बताया था, राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया था, शक्तियां लिखी थी राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर है, राज्यपाल के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 महीने बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। ये 4 महीने बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। 4 महीने बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आपका साधारण विधेयक। कैसे कानून बनता है साधारण विधेयक? तो देखिए, साधारण विधेयक को आप किसी भी सदन में रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन में रख सकते हैं। फिर ये मान लीजिए आपने विधानसभा में रखा, तो ये साधारण बहुमत से पारित होकर विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद उसे पहली बार में अधिकतम 3 महीने तक रोक सकती है, और 3 महीने में पारित नहीं करती यानी अस्वीकार कर देती है, तो ये वापस लौट के कहां जाता है? विधानसभा में आ जाता है। विधानसभा वापस पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है। विधान परिषद पुनः 1 महीने और रख सकती है। पहली बार 3 महीने रोका, अब 1 महीने और रोक लिया, अधिकतम 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद ये ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा और राज्यपाल के पास चला जाएगा, और फिर ये कानून बन जाएगा। एक और बात, यदि हमने पहले सबसे पहले कहां रखा था? विधानसभा में रखा था। यदि साधारण विधेयक को विधान परिषद में रखें, कहां रखें? सबसे पहले विधान परिषद में, किसी भी सदन में रख सकते हैं। यदि आपने विधान परिषद में रखा और ये विधान परिषद से पारित होकर कहां आया? विधानसभा में आया। कहां है बताओ? विधानसभा में आया, और विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे, विधानसभा अस्वीकार कर दे, तब ये यहीं रद्द हो जाता है। ये यहीं रद्द हो जाता है। ये भी एक नई चीज है। ठीक है, यदि आपने कहां रखा? विधान परिषद में रखा, सबसे पहले विधान परिषद से पारित होकर कहां आया? विधानसभा में आया, और विधानसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो ये यहीं रद्द हो जाएगा, वापस विधान परिषद के पास नहीं जाएगा, ये यहीं रद्द हो जाता है। ये यहीं रद्द हो जाता है। लेकिन इधर मैंने क्या सिखाया था कि यदि विधानसभा में सबसे पहले रखा है तो यहां से पारित होकर विधान परिषद में जाएगा, ये अस्वीकार कर देती है तो वापस विधानसभा में आएगा, और वापस इसके पास जाएगा। पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीने, 4 महीने, और ये पारित हो जाएगा। लेकिन यदि पहली बार, क्वेश्चन क्या आएगा? यदि साधारण विधेयक जो विधान परिषद ने पारित किया है और ये विधानसभा ने उसको अस्वीकार कर देती है, साधारण विधेयक जो विधान परिषद ने पारित कर दिया और उसे विधानसभा अस्वीकार कर देती है, तो वो वहीं क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। वहीं क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप पुराने पेपर उठा के देखो, मेरी बुक में देख लेना, हर टॉपिक के पीछे क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि यदि साधारण विधेयक को विधान परिषद ने पारित करके विधानसभा के पास भेजा है और विधानसभा उसे अस्वीकार कर दे, तो क्या होगा? वो वहीं रद्द हो जाता है। वहीं क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है? विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 महीने तक रोक सकती है। 6 महीने मत कर देना, 4 महीने तक रोक सकती है। तो ये भी आपको आना चाहिए। ये था आपका आर्टिकल कौन सा? साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कानून कैसे बनता है, इसके बारे में अपने चर्चा की। बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? और बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली। ठीक है, जो संसद से अलग है, यानी केंद्र वाले कानून से अलग है, क्योंकि राज्य का मामला है, राज्य विधानमंडल का मामला है। तो ये था आपका आर्टिकल 197। कल इसको लिखेंगे, आज मैंने समझा दिया, कल 197 को लिखेंगे। फिर 198 में पढ़ेंगे धन विधेयक। धन विधेयक की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो कल 198 में पढ़ेंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।